नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में पहली बार फुल फ्लेज भाषण दिया उन्होंने और राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में, भाषण प्रस्ताव के जवाब में यह भाषण था। और मैंने शायद पहली बार यह भाषण देखा कि विपक्ष के नेता के, किसी विपक्ष के नेता के बोलते समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भूपेंद्र यादव जी, कोई ऐसा, किरण रिजिजू जी, कोई ऐसा, बाद में ऐसा लगा कि रविशंकर प्रसाद जी भी शायद खड़े हुए हैं लेकिन कैमरा उनकी तरफ गया नहीं। तो ऐसा लगा कि पूरा का पूरा भाजपा का जो मंत्रिमंडल है और उसके खास खास सदस्य हैं, उन सब ने टोका टाकी की बीच में। यहां तक कि प्रधानमंत्री महोदय ने भी एक बार बीच में उठकर बोला जहां हिंदू का सवाल आया, और उसके बदले राहुल गांधी ने बहुत तेजी से कहा कि आरएसएस हिंदू नहीं है, आरएसएस पूरे हिंदू नहीं है, केवल अकेला हिंदू नहीं है, भाजपा अकेला हिंदू नहीं है, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है। हालांकि ये भाषण सुनते हुए मुझे कई बार ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ के लोग अभी इलेक्शन मोड से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इतने दिन लगातार इलेक्शन में जो उन लोगों ने भागीदारी की है, भाषण दिए हैं, इस भाषण पर भी उसका असर पूरा दिखाई दिया। लेकिन जिस तरह से फिलसॉफिकल उन्होंने शुरू किया, चारों जो हिंदुस्तान के प्रमुख धर्म हैं उनकी बात की, उसके अलावा भी जैन धर्म की उन्होंने बात की, बौद्ध धर्म की उन्होंने बात की, और माहौल जिस तरह का संसद में था, थोड़ा इलेक्ट्रीफाइंग इसको हम कह सकते हैं। और कल जब प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे, इस पूरे को, पूरी बहस को खत्म करेंगे, तो अभी से मान के चलिए कि और ज्यादा पटाखे सदन में फूटने वाले हैं। राकेश भाई साहब, कैसा रहा ये भाषण? इस भाषण पर आप कितने नंबर देंगे? क्या इस भाषण के प्रमुख बिंदु आपको लगे, और आप कैसे देखते हैं इस भाषण को? बरसों से आप भी सुन रहे हैं भाषण प्रस्ताव का जवाब विपक्ष के नेता का देना। एक तो 10 साल बाद हमारी संसद को विपक्ष का प्रॉपर नेता मिला है, जिसको एलओपी का दर्जा प्राप्त है, जिसको, ये हम लोग पहले भी कह रहे थे कि अब राहुल गांधी को अधिक समय देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को बैठ के उनको सुनना पड़ेगा। तो कैसा लगा आज ये पहला दिन, क्योंकि आने वाले 5 साल ये सब चलने वाला है? अशोक जी, 5 साल चलेगा कि कम चलेगा हम नहीं जानते। 5 साल तो चलेगा ही, का दूसरा पक्ष इधर आ जाए। अगर कम चले, वही मैं कह रहा, अगर कम चलेगा तो कुर्सियां बदल जाएंगी जी, कुर्सियां बदल जाएंगी, तो इधर वाले भी उतने ही जो अभी सत्ता में बैठे हैं, जब वे उधर पहुंच जाएंगे तो उनके भी ऐसे ही। बहुत सारे हमारे मित्र यूट्यूब चैनल इतनी बुरी तरह से सरकार गिरा रहे हैं रोज दिन में 3 बार, कि मैंने सोचा है कि इस पर मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, हम एक बार भी नहीं गिराते। हमने हर बार हर चैनल पे ये कहा है कि सरकार इतनी आसानी से नहीं गिरेगी और गिरना भी नहीं चाहिए। एक अवसर काम करने का मिलना चाहिए, और वो राजनीतिक लड़ाई है दलों की, हमें क्या लेना देना उससे जी। अब आज के राहुल गांधी के भाषण की मीमांसा करें तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 10 साल बाद अधिकृत रूप से, संवैधानिक रूप से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा को मिला है जी। आज के राहुल गांधी के भाषण में जो बिंदुवार चीजें हैं उस पर बाद में आएंगे। एक तो ये है कि राहुल गांधी ने खुद को स्थापित कर दिया है। यद्यपि वे अपनी 2 यात्राओं और लोकसभा चुनाव के नतीजों के जरिए ही स्थापित कर चुके थे, लेकिन चूंकि संसदीय लोकतंत्र है, तो जब तक आप सदन में अच्छा भाषण न दें, मुद्दों की बात न करें, सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने का काम अच्छे तरह न कर पाए, तब थोड़ा सा आपके कद में कुछ कमी रह जाती है। राहुल गांधी ने वो सारी कमियां आज पूरी कर दी हैं। उनका वाक्य विन्यास प्रॉपर था, विषय की समझ और विषय का जो निरंतरता थी वो तय था कि पहले इस पर बोलेंगे, फिलोसफी की बात करेंगे, माइथोलॉजी पर जाएंगे, तो समझ में आ रहा था वे क्रमशः अपने टारगेट लेकर चल रहे। अब उनके भाषण में जो सबसे बड़ी बात थी, मैं सभी बिंदुओं पर जाने के बजाय सिर्फ 2 बिंदु पर केंद्रित करूंगा, बाकी हम थोड़े थोड़े बात करेंगे। नंबर 1, राहुल गांधी सीधे लक्ष्य करके आए थे, लेकर आए थे सोचकर कि मुझे नरेंद्र मोदी की छवि को, नरेंद्र मोदी के कद को थोड़ा और छांटना है। इसके लिए उन्होंने वो बातें ही उठाई जो नरेंद्र मोदी खुद दावा करते रहे थे, नॉन बायोलॉजिकल होना, आत्मा परमात्मा से सीधा संपर्क होना, अवतारी होना, वगैरह वगैरह। और उसके जरिए जो कटाक्ष था, राहुल गांधी ने कहा हम लोग तो सब जन्मे हैं इसलिए हम मरेंगे भी। उन्होंने बहुत साफ कहा वी विल डाई। और इसके जरिए नरेंद्र मोदी के उन वी आर नॉर्मल ह्यूमन। हाँ, वी आर नॉर्मल ह्यूमन। तो ये कहकर उन्होंने ये बता दिया कि आप सुपर ह्यूमन होंगे, आप अवतारी अविनाशी होंगे, हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, हम जन्मे हैं तो मरेंगे भी एक ना एक दिन। इसके जरिए राहुल गांधी ने उनको आईना दिखाया है
नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी के अहंकार को भी थोड़ा सा सहलाया और ये बताया कि अहंकार कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। दूसरा, उन्होंने हिंदुत्व के मसले पर जिस तरह से घेरा है, दार्शनिक रूप से वे शुरू हुए महादेव से, शंकर जी के जरिए शिव जी की तस्वीर दिखाकर। वो तकनीकी विषय थे कि फोटो दिखाई जा सकती है कि नहीं, पोस्टर दिखाया जा सकता है कि नहीं। ये सदन तो न जाने क्या क्या देख चुका है, इसलिए अगर अलग अलग धर्मों के आराध्यों के पोस्टर वहां दिख जाते तो कोई बहुत कयामत नहीं आनी थी। लेकिन उस सबको वो राहुल गांधी जहां पर लेकर गए, डरो मत वाली बात पर, और प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह अभय मुद्रा, हाथ के पंजे को भी आज स्थापित करने की कोशिश की। मुझे लग रहा है कि ये बड़ी चतुर सुजान राजनीति है कि राहुल गांधी ये जानते हैं कि ये धर्म भीरू देश है, धर्म भीरू समाज है, इसमें धर्म की बात ज्यादा तेजी से लोगों को घर करती है, लोगों के दिलों में घर करती है। और इसके लिए उन्होंने सर्वधर्म समभाव के लिए सारे 5 बड़े धर्मों के प्रतीक ले लिए और संदेश ये दे दिया, डरो मत की जो शिक्षा है सभी धर्मों की। तो उन्होंने आज ये बता दिया कि हम न सड़क पर डर रहे थे, न चुनाव में डरे, न अब सदन में आपसे डरेंगे। तो ये बड़ी चीजें उसमें प्रतीकात्मक है। और एक बारीक जो बाण छोड़ा है उन्होंने, वो एक सीधी सीधी राजनीतिक जुमलेबाजी, अशोक जी। जैसे उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने 2 बार अयोध्या का सर्वे कराया था, लेकिन वे डर गए, वहां चुनाव लड़ने नहीं गए। आप बताइए अशोक जी, इसकी कौन पुष्टि करेगा और कौन खंडन करेगा कि मोदी जी ने सर्वे कराया था या नहीं कराया था? खंडन करते तो भी आफत है, तो चर्चा चलना शुरू हो जाएगी। तो जनता के अच्छा, बीच में राहुल वो गांधी, भी भाई साहब उन्होंने अवधेश प्रसाद जी के ऊपर डाल दिया कि इन्होंने बताया, 3 से शुरू किया, इन्होंने फिर उन्होंने बताया जब 2 का इशारा कहा 2 बार किया। 2 बार किया। तो कुल मिलाकर, और उसके साथ साथ उन्होंने ये संदेश भी दे दिया कि आप राम के नाम पर जो राजनीति कर रहे थे, वो भगवान राम की जन्मभूमि से एक आपको मैसेज मिला, और मैसेज ये बैठे हैं बिना नाम लिए अवधेश प्रसाद जी की ओर इशारा करके। तो आज के राहुल गांधी के भाषण में जो उनके लक्ष्य थे वो उन्होंने सब पा लिए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है अशोक जी, मैं उसे जरूर रेखांकित करना चाहता हूं। अब तक पिछले 10 सालों में होता ये आया था, 10 नहीं और 2-3 साल जोड़ लीजिए, जब से सोशल मीडिया का खासतौर से प्रादुर्भाव हुआ है, आरएसएस और बीजेपी, उसका जो प्रचार तंत्र है, उसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसका आईटी सेल, वो सच को भी झूठ के रूप में इतनी तेजी से फैला देता था कि फिर कांग्रेस हो, हम और आप हो, फिर वो सच स्थापित हो नहीं पाता था। वो जो एक कहावत है ना कि जब तक सच जूते पहनकर चलने की कोशिश करता है, तब तक झूठ ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा चुका होता है। ये कोशिश भी आज इस तरह से नाकाम हुई कि प्रधानमंत्री जी खड़े हुए, माननीय मोदी जी ने कहा कि ये पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं, नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। उसके बाद का जो 1 सेकंड के पॉज के अंदर राहुल गांधी ने जो प्रत्युत्तर दिया है, नहीं 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 नहीं, 5 बार तो ये कहा। फिर जो कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, आप इसके ठेकेदार नहीं। अशोक जी, आप विश्वास कीजिए, अगर राहुल गांधी को 3-4 मिनट का भी अंतर आ गया होता, या इसका इस तरह उन्होंने प्रत्युत्तर न दिया होता, तो बीजेपी और मोदी शाह की आईटी सेल पूरे देश में ये फैला देती कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक और नफरत फैलाने वाला कहा है। तो आज वो जो कोटेशन है, उसको उलट रूप में मैं कहना चाहता हूं कि जब तक मोदी शाह और बीजेपी का झूठ जूते पहन पाता, उससे पहले राहुल गांधी का सच ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाकर आ गया। और सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, कोई झूठा क्लिप नहीं बना सका कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली दी है। तत्काल हो गया, वो लाइव था, पूरा देश देख रहा था। तो आज का भाषण, आपने नंबर पूछे थे, तो मैं आज की तारीख तक मात्र 7 दिन के इस संसदीय सत्र के अनुभव से कह सकता हूं कि आज के भाषण में राहुल गांधी ने 10 में से 10 नंबर, 9.5 नंबर, मैं चूंकि वाद विवाद स्पर्धाओं का जज भी रहा हूं वर्षों, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया डिबेट्स में, तो मैं कह सकता हूं किसी भी भाषण स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा में हम लोगों की जो रिजल्ट शीट होती थी, उसमें जो पात्रता होती थी, विषय वस्तु, भाषा शैली, प्रवाह, तो मैं समझता हूं सभी चीजों में आज राहुल गांधी खरे उतरे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भी कल कमतर नहीं रहेंगे, हम जानते हैं। वे किस तरह के आरोप लगाएंगे, कैसे बाण तीर छोड़ेंगे, हम सब अभी से अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आज का दिन राहुल लेकिन गांधी भाई के साहब, जो पूरा माहौल था, हमने पहले भी संसद देखी है और खूब देखी है,
लालू यादव जी एक से एक तीखे हमले करते थे जिस समय अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी खुद विपक्ष में थे तो क्या शानदार तीर चलाते थे और हमले करते थे। लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार ऐसे भी मौके आते थे कि हंसी ठहाका हो जाए, एक खूब। दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा दें। बल्कि राहुल गांधी ने एक इशारा किया, अगर आपने सुना ही है, कि जब बाहर मिलते हैं, अकेले में मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं, नमस्कार करते हैं। वो राजनाथ सिंह का नाम लिया उन्होंने, गडकरी राजनाथ का सिंह नाम जी। लिया, दो लोगों का उन्होंने नाम लिया। और अंदर देखिए भाजपा के लोग भी आपसे डरते हैं, तो उस पूरे उसकी बात की। लेकिन आज जब मैं देख रहा था ट्रेजरी बेंचेज की तरफ, जब कैमरा जा रहा था, प्रधानमंत्री भी बिल्कुल तना हुआ चेहरा, नाराज, थोड़ा सा उदास, कई बार नाराज चेहरा। अमित शाह तो ऐसा लग रहा था कि सुबह से ही लगातार गुस्से में है। राजनाथ सिंह का चेहरा भी काफी पथरीला चेहरा था। तो ये मतलब आपको नहीं लगता है कि संसद है, पक्ष है, विपक्ष है, रोज आपको साथ बैठना है, इस तरह से इतने तनाव के साथ संसद का चलना आपको नहीं लगता है कि बहुत अच्छा लक्षण नहीं है? और इसके लिए दोनों तरफ से कुछ ना कुछ पहल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए राहुल गांधी पहले दिन से वो पहल कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने जीवन काल में ही कई ऐसे सत्र देखे हैं जिसमें जोर के ठहाके लगे हैं, लोग अपनी कुर्सियों से उछल उछल गए। खास तौर से अटल बिहारी वाजपेयी का दौर हो, पीवी नरसिंह राव का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का समय, लालू जी सन- का लालू जी का समय, मतलब किसी भी बेंच पर कोई भी रहा एक हो ही इनमें समय से, था वो, चाहे हाँ सही है, बिल्कुल। चाहे अटल जी सत्ता में रहे हो, 3 बार प्रधानमंत्री, या विपक्ष में रहे हो। तो इस बिल्कुल। तरह से हमारा संसदीय लोकतंत्र बहुत स्वस्थ लोकतंत्र रहा है। इसमें कोई शत्रुता का भाव कभी नहीं होता था। लेकिन पिछले 10 सालों का हासिल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पक्ष के लोग विपक्ष के लोगों का अपमान करते हैं, उसे बराबर का सम्मान नहीं देते। देखिए जनता ने दोनों को चुना है, विपक्ष को भी एक जिम्मेदारी दी है कि वो जनता की आवाज बने, जनता के मुद्दों को उठाए। राहुल गांधी पहले दिन से कह रहे हैं कि आप सदन के बाहर तो बातचीत करते हो मिल बैठकर सदन चलाने की, अंदर कुछ और हो जाते हो। पहले ही दिन उन्होंने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था। ये कोशिशें दोनों तरफ से करनी पड़ेंगी, दोनों को करनी पड़ेंगी। आपने कई नाम ले दिए, उसमें लोकसभा अध्यक्ष का नाम भी ले सकते हैं हम। उनकी भूमिका लोकसभा इसमें अध्यक्ष बहुत पे अहम आएंगे। है। हाँ, जी अभी जी। हम आएंगे उस पर, अब लोकसभा अध्यक्ष पर भी अच्छा आएंगे, अच्छा, जी राज्यसभा के सभापति पर भी आएंगे, दोनों पर आएंगे आज। जी। तो कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल सही है, आज जितना तनावपूर्ण माहौल था सत्ता पक्ष की ओर से, उसकी जरूरत नहीं थी। आप पूरी बात सुनिए, आपका समय आएगा, आप उसका उत्तर दीजिए। अंतिम भाषण तो वैसे भी प्रधानमंत्री का ही होगा, उसके बाद तो कोई बोलने वाला है नहीं। राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद तो वे तो अपनी कहकर चले ही जाएंगे। एक व्यवस्था और भी आज आपने नोट की होगी, प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों में सदन में न्यूनतम दिनों में उपस्थित रहते थे। सिर्फ अपना जहां भाषण अनिवार्य, देने आते थे अक्सर। बस अपना भाषण देने आते थे, अक्सर वो चले जाते थे। आज भी वही मजबूरी है, चूंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण है, इसलिए प्रधानमंत्री का रहना जरूरी है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे, अगर संसद का यही रुख रहा, विपक्ष के यही तेवर रहे, तो हम प्रधानमंत्री को बहुत कम दिन सदन में बैठा हुआ देखेंगे। इसका ये जरूर हो सकता है कि हम जो समरसता की बात कर रहे हैं कि भाईचारे से सदन चले, मुझे इसका उलट दिखाई देता है। सत्ता पक्ष अब इसका और ज्यादा आक्रामक जवाब देगा जब उसका अवसर आएगा बोलने का। जैसे आज अनुराग ठाकुर ने कसीदे पढ़ दिए प्रधानमंत्री के, ऐसे कसीदे काढ़े जा रहे थे जैसे इससे पहले इस देश में कोई प्रधानमंत्री था ही नहीं, दुनिया में कोई भारत को जानता ही नहीं था। नरेंद्र मोदी की वजह से पूरी दुनिया जान पाई है। ये सब अभी होगा, हमें उसमें भी ऐतराज नहीं। आपके नेता हैं, आप उनकी प्रशंसा में बिल्कुल पोथियां लिख डालें, चारण गान करें, इसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दें। आज का दिन विपक्ष के नाम रहा है, कल देखते हैं सत्ता पक्ष क्या करता है। हम और आप तो ये उम्मीद करते हैं कि सदन अच्छे से चले, हमें अच्छी बहसें, अच्छे भाषण सुनने को मिले, तथ्यात्मक चीजें सुनने और देखने को मिले। मनोज कुमार झा साहब जैसे लोग जो इतिहास के संदर्भों के साथ बोलते हैं, हम उन्हें सुने। तमाम है, दोनों पक्षों में ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, वे कम से कम ऐसी बात तो करें कि हम जैसे लोगों को, देश के साधारण लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ नया जानने को मिले। ये शत्रुता का भाव सदन में से खत्म होना चाहिए। जी अशोक। अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है जिसका अनुवाद होता है उम्मीद के खिलाफ उम्मीद। खैर, तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, स्पीकर साहब, जिनकी बात आप कर रहे थे, मैंने आपको जानबूझकर रोक दिया। स्पीकर जी, साहब की इस बार की शुरुआत हुई, बैठ जाओ, यहां से शुरुआत हुई। लेकिन बिल्कुल। आज स्पीकर साहब जो हैं वो थोड़ा सा मजबूर मजबूर टाइप के लग रहे थे। चेहरे पे एक चिढ़ थी,
परेशानी थी, लेकिन अपनी सीट से एक बार भी खड़े नहीं हुए, जबकि दोनों तरफ से संसद सदस्यों ने खड़े होकर हंगामा किया, ट्रेजरी से भी किया, विपक्ष से भी किया। उसके बाद भी बहुत संतुलित दिखाई दे रहे थे। मैं अगर कहूं तो आज बहुत संतुलित दिखाई दे रहे थे, जैसे स्पीकर होते हैं। बहुत ज्यादा बीच में रोका टोका नहीं, नियमों का हवाला दिया एक बार दो बार, लेकिन जब नहीं माने राहुल गांधी तो मुझे याद है कि जब वो मेरे ख्याल से फोटो दिखा रहे थे, सिख गुरु का फोटो दिखा रहे उसके थे, बाद गुरु भी नानक दिखाया। का, तो उस समय उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि ये कहा कि हम इनकी पूजा करते हैं, इनको ठीक से रखिए टाइप की कोई बात कही। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। तो आपको लगता है कि पहले दिन जो ज्यादा आक्रामक कुछ हो गए थे, उसकी जिस तरह से आलोचना हुई, जय संविधान जिस तरह से हुआ, उसका असर स्पीकर साहब पे पड़ा है? क्योंकि बीच में चर्चा चली कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर उनकी कुर्सी पर कोई खतरा होगा, लेकिन हाँ, एक अपमानजनक तो होता ही है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। बिल्कुल। देखिए, स्पीकर के तेवर आज बदले हुए थे और उसके पीछे वजह सोशल मीडिया, तमाम सामाजिक लोगों की आवाजें हैं, जिन्होंने उनके शुरुआती दिनों के व्यवहार को लेकर आलोचना की और आलोचना तथ्यात्मक थी। आपने पहले ही दिन माइक बंद करना शुरू कर दिया है। फिर आपने कहा कि माइक का बटन हमारे पास नहीं है, तो लोगों ने कहा भाई आपके पास नहीं है तो आपका बटन जिसके पास है उसके इशारे बंद हो रहा होगा। संसद टीवी तो लोकसभा अध्यक्ष के मातहत है। कुल मिलाकर बिल्कुल। आज वे ये समझ गए कि इस विपक्ष को अब 2024 से पहले के विपक्ष की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने वो आराध्य लोग जितने भगवानों की तस्वीरें थी, पैगंबरों की, उन्हें सिर्फ ठीक से रखने की हिदायत दी राहुल गांधी को, वो भी बड़े अच्छे तरीके से, सहजता से। हाँ, ये तो बहुत आराम से, मतलब पहले भी होता रहा है, चाहे इसमें कोई कोई भी बुरी बात स्पीकर है, नहीं तो है। बहुत और साधारण सी मैं कहता बात हूँ है। बिल्कुल। नियमों के हवाले से भी रोका जा सकता है। नेता बिल्कुल, प्रतिपक्ष को बिल्कुल। भी रोका जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष वहां का मुखिया है, यहाँ उस तक कि सदन का जब ना मुखिया है ना वो। दिखाने के लिए भी उन्होंने जब तस्वीरें ना दिखाने के लिए भी कहा, तो नियमों का हवाला ही दिया, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं कि ठीक दिया। एरोगेंट नहीं हो रहे थे वो। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक भी, हवाला भी ठीक दिया। जिस जिस नियम में वो चर्चा हो रही थी उसमें तो कोई पोस्टर प्लाकार्ड नहीं दिखाए जा सकते। बिल्कुल सही बात है। और शायद राहुल गांधी ने बाद में लास्ट वाले दोनों तीनों दिखाए भी नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है। महावीर, भगवान महावीर का शायद नहीं दिखाया उन्होंने, न दिखा पाए लास्ट में वो। खैर, तो लोकसभा अध्यक्ष को अपनी भूमिका के बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि वे सत्ता के हाथ का औजार नहीं है, उनका बायां हाथ ही उठता है। आपने देखा होगा पिछले 7 दिन में, मैं लगातार नोट कर रहा हूं कि कहीं ये राइट हैंड भी तो उठता हुआ दिखाई दे। वो पता नहीं किस फेविकोल से चिपका हुआ, एक बार भी अशोक जी ट्रेजरी बेंच की तरफ का उनका जो सीधा हाथ है वो उठता ही नहीं है। ये वाला हाथ पूरे समय ऐसे ऑटो फोकस में चलता रहता है। ये और उसमें ये जिस वाला तरह के हाथ नमस्ते ये वाला हाथ सिर्फ ये नमस्ते इसमें सदा वत्सले मातृभूमि के लिए उठेगा और किसी के लिए नहीं उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। वो चूंकि सदन में जी। कर नहीं सकते, लेकिन उस पर आएंगे, उसके कसीदे राज्यसभा में पड़े गए सर। नमस्ते जी। सदा वत्सले वाली संस्था के उपराष्ट्रपति महोदय ने कसीदे जी। काढ़े हैं, उस पर अभी हम बात बिल्कुल। करेंगे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने जैसी भूमिका आज निभाई है, वैसी भूमिका होनी चाहिए। वे सदन के कस्टोडियन हैं, वे अभिभावक हैं, गार्डियन हैं। राहुल गांधी ने आज ठीक कहा कि यहाँ आपसे बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने जैसे प्रधानमंत्री से मिलने और नेता प्रतिपक्ष से हाथ मिलाने का जो उन्होंने हवाला दिया राहुल गांधी ने, तब उन्होंने कहा कि वे बड़े हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो राहुल गांधी ने कहा इस सदन में आपसे बड़ा कोई नहीं है। ये बड़प्पन तो लोकसभा अध्यक्ष को खुद लाना पड़ेगा। और सही कहा आपने, अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये घर के मुखिया के खिलाफ घर के सभी सदस्यों द्वारा लाया गया एक तरह का गैर भरोसा है, और इससे सदन बचे ज्यादा अच्छा होगा। एक्सट्रीम वो केसेस विश्वास में पात कभी आए, मुझे लगता है कि अभी शुरुआत में ये करना बिल्कुल गलत होगा, नहीं मेरा आएगा, अपना मुझे मानना है, भी नहीं पर्सनल लगता पार्टी आएगा में। भी नहीं, मुझे नहीं लगता आएगा, मुझे भी नहीं लगता आएगा। क्योंकि वैसे जब विपक्ष भी आपसे मैं जानता है बात ना कर रहा हूं प्रस्ताव। तो मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, और ब्रेकिंग जी। न्यूज ये है कि राहुल गांधी विश्व के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगे, ये कह रहे हैं योगी जी। योगी आदित्यनाथ, वो उन शायद उन्होंने उन पूरे करोड़ों भाषण में में दो ना। उन करोड़ों में दो हिंदुओं का नाम हटा दीजिए, डॉक्टर राकेश पाठक और अशोक बिल्कुल कुमार बिल्कुल, पांडे, शत बाकी प्रतिशत सबको हटा मांगे तो दीजिए। मांगे। और उन सारे जी। तमाम हिंदुओं को हटाना पड़ेगा योगी जी, जिन्होंने आज सीधे लाइव उसका प्रसारण देखा है। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस अब भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस देश की जनता ने उन्हें यही तो संदेश दिया है कि आप हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं हैं। आपको हमने कोई सोल सेलिंग एजेंट नहीं बनाया हिंदुत्व को बेचने का। कोई टेंडर हमने नहीं निकाला था जो आपके नाम निकला हो और आप ठेकेदार हो हिंदुत्व के। राहुल गांधी ने यही तो कहा है। तो राहुल गांधी माफी मांगने वाले नहीं है। और उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं। उन्होंने कहा जो लोग खुद को हिंदुत्व
हिंदू होने का दावा करते हैं, वो नफरत तो आपकी बात चल रही है सदन में, आपके लिए बिल्कुल। आपसे मुखातिब हैं। वो करोड़ों हिंदुओं को थोड़ी कह रहे हैं नफरत फैलाने वाला। और राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ये है ही नहीं, हिंदू धर्म में कहीं नफरत की बात नहीं है। तो उसी योगी का उदाहरण आदित्यनाथ देने के लिए उन्होंने भगवान शिव का पूरा जो फिलॉसफी है, अब थोड़ा-सा वो मेरे लिए ये आश्चर्यजनक था कि जब वो हिंदू धर्म की फिलॉसफी की बात कर रहे थे तो केवल अंग्रेजी में बोले, अगर उस समय हिंदी में बोलते तो शायद उत्तर भारत के लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ में आता, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो शिव की जो बिल्कुल पूरी सही उन्होंने बात। व्याख्या की है डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत व्याख्या थी, और मैं और भी अशोक वाजपेयी जी से बात हो रही थी जब वो राहुल गांधी से मिले थे, वो भी बता रहे थे कि शिव को लेके, अभय मुद्रा को लेके, धर्म को लेके, अब वो जो बात उन्होंने कही कि त्रिशूल अगर हिंसा का प्रतीक होता तो वो बाएं हाथ में होता और सामने गड़ा होता, अहिंसा का प्रतीक है इसलिए पीछे रहता है। नाक को लेकर कहा कि गले में नाक जिस तरह से वो लपेटे रहते हैं और नाक सामने दिखता है, उसका मतलब विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से डरो नहीं, उनको अपना बना लो। तो डरो नहीं, डराओ नहीं। वो अभय मुद्रा जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन की है, वो बताता है कि हिंदू धर्म की उनको अच्छी खासी समझ है। योगी आदित्यनाथ से या मोदी जी से हिंदू धर्म की शिक्षा लेने की मुझे नहीं लगता है कि उनको या किसी को भी जरूरत है। हम सबने अपने अपने तरीके से अपना धर्म पढ़ा है। अशोक अशोक वाजपेयी जी का आपने हवाला दिया यात्रा का। संयोग से अशोक भाई, मैं भी राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था आगर मालवा में। संयोग ये था कि उस दिन एक कोई दक्षिण के स्वामी जी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वे राहुल गांधी के साथ चल रहे थे पूरे समय। एक तरफ मैं था, हमारे एक साथी हैं दीपक तिवारी, वाइस चांसलर रहे हैं, वे थे, और वो स्वामी जी थे। राहुल गांधी ने ऐसा शास्त्रार्थ चला रखा था कि मैं और दीपक तिवारी तो निरंतर थे ही, और वो पूरी चर्चा शिव जी को लेकर ही कर रहे थे राहुल गांधी। वे स्वामी जी जरूर उनसे बराबर से उत्तर दे रहे थे, उनको तो नहीं कह सकता निरुत्तर कर पाए हों, लेकिन राहुल गांधी के ये सारे प्रश्न, त्रिशूल को लेकर, नाग को लेकर, सारे प्रश्न उस समय उनसे उनके साथ चल रहे थे। हमारे पास तो सचमुच उनके सवालों का जवाब नहीं था। और आज के भाषण से राहुल गांधी ने बता दिया है कि उनको हिंदू वाङ्मय, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो धर्म है, उसकी भी पर्याप्त जानकारी है, पर्याप्त पढ़े लिखे हैं वे, और सब धर्मों को पढ़ चुके हैं राहुल गांधी। वे दावा नहीं करते, दिखावा नहीं करते, लेकिन बातचीत में हम लोग बाद में भी एक बार अभी अलग से बातचीत हम कुछ पत्रकारों की हुई थी, तब ये चीज हमारे समझ में आई है कि वे पढ़े लिखे आदमी हैं। आज के इस भाषण की एक और बड़ी सफलता है कि बीजेपी और आरएसएस ने जो हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी को एक विशेष शब्द के साथ साबित करने की कोशिश की थी, वो अभियान भी आज के बाद खत्म हो जाना चाहिए। वैसे तो चुनाव के नतीजों से ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को भारत की राजनीति में स्थापित कर लिया है। अगर आपको उनसे लड़ना है तो तर्कों और तथ्यों के आधार पर लड़ना पड़ेगा। इस तरह के नकली आरोपों के साथ अब राहुल गांधी से आप नहीं लड़ पाएंगे। जी। अग्निवीर को लेकर उन्होंने काफी बात की। जब आप ये कह रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि मुझसे तो वो कश्मीर पे बात कर रहे थे। अच्छा हुआ कश्मीर में शैव धर्म पे उन्होंने बात नहीं किया, क्योंकि कश्मीर के मामले में अगर मेरी कमजोर नस कोई है तो वो शैव धर्म है। उसको एक बेसिक समझता हूँ, बहुत डीप मैं भी नहीं समझता हूँ, इतिहास समझता हूँ। खैर, अग्निवीर को लेकर उन्होंने काफी हमलावर रुख अपनाया, और वहां मेरी शिकायत भी है। जब राजनाथ सिंह ने उनसे कहा कंपनसेशन दिया जाता है, तो एक महत्वपूर्ण सवाल वो पलट कर पूछ सकते थे कि कंपनसेशन दिया जाता है, एक तो कंपनसेशन कम दिया जाता है बाकियों की तुलना में, और दूसरा ये कि पेंशन नहीं दी जाती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की वैसे भी बात कर रही बात है। करें। लेकिन अभी इसको छोड़ दें, संसद में अपनी एक गर्मा गर्मी थी, उसमें कई बार चीजें आगे पीछे होती हैं। अग्निवीर के मुद्दे को लेकर राहुल जिस तरह से लगातार उठा रहे हैं, और हिमाचल के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, इसका अपना असर पड़ा है। सीटें कहीं मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती हैं, अलग बात है, लेकिन ये एक इशू बना है। और आपको याद होगा डॉक्टर साहब की जेडीयू ने शुरुआत में अग्निवीर के मुद्दे पर बयान दिया था, बाद में उनका बयान बंद हो गया, उसका जो भी कारण हो। आपको लगता है कि अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में, और खासतौर पे हरियाणा और महाराष्ट्र में, लोग हरियाणा की बात करते हैं, महाराष्ट्र भूल जाते हैं, महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में हमारी सेना में सैनिक मराठे पढ़ने भर्ती जाते होते हैं। लोग अक्सर हरियाणा पंजाब याद करते हैं, महाराष्ट्र को भूल जाते हैं। महाराष्ट्र से बहुत वीर बलिदानी हमारे सैनिक भर्ती होते हैं। तो आने वाला ये जो विधानसभा चुनाव है, इसमें ये अग्निवीर का मुद्दा जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा से दोबारा छेड़ दिया है, आपको लगता है बड़ा मुद्दा हो सकता है ये? देखिए, राहुल गांधी, अशोक जी, अपना टीजी बना चुके हैं। उनका टारगेट ग्रुप है युवा, महिलाएं और किसान। युवाओं को लेकर सिर्फ अग्निवीर की बात नहीं, आज भी उन्होंने शुरुआत में नीट की बात कही, फिर जी लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल। ने जो भी व्यवस्था दी कि हम अभिभाषण खत्म होने के बाद एक दिन रख लेंगे, राजनाथ सिंह ने भी शायद उस पर सहमति दी है। तो नीट परीक्षा के जरिए करोड़ों युवाओं को वो संबोधित करना चाहते हैं।
अग्निवीर के जरिए भी वही उनकी बात है। महिलाओं का उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि आपके संगठन में महिलाएं नहीं होती, आरएसएस पर वार किया एक तरह से, मैं औरतों पर बात कर सकता हूं, सीधे कहा। तो वे जानते हैं कि आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे, निर्णायक समूह कौन है। इस देश की युवा आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा संख्या में युवा आबादी भारत में है। दूसरी महिलाएं हैं, जो महिलाएं एक बड़े महिलाओं का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी और मोदी से प्रभावित रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लाडली बहला योजनाएं हों या और ऐसी योजनाएं हों। उसमें झारखंड भी जोड़ लीजिए अशोक जी, बिहार और झारखंड से भी सेना में लोग जाते हैं। गलवान घाटी बहुत में जो लोग जबरदस्त। शहीद हुए तो उसमें बिहार झारखंड दोनों जगह के लोग थे। तो राहुल राकेश भाई गांधी साहब, अगर सीधी सी बात है कि दो जगहों से सेना में लोग जाते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक जगह ट्रेडिशनल है, चाहे महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ ट्रेडिशन का भी मामला है। और एक हमारे बिल्कुल आपके गरीब प्रदेश हो गए, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य मध्य प्रदेश, प्रदेश, मध्य प्रदेश बिल्कुल जहां नौकरी जो है वो आखिरी सहारा है ठीक से जिंदा रहने की। तो लड़के सुबह 3 बजे उठ के दौड़ना शुरू करते हैं, शरीर बनाते हैं, पेड़ से लटकते हैं और सेना में जाने की कोशिश करते हैं कि नौकरी मिल जाए तो, और उनके सपने असल में टूटे हैं। बिल्कुल। इसमें भिंड मुरैना जैसे क्षेत्र हैं जहां पर बिल्कुल। थोड़ा सा वो वीर जो जो बहादुरी का जज्बा भी थोड़ा सा एक अतिरिक्त कारण होता है। लोगों में एक जज्बा है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, इसलिए भी फौज में जाते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल से बहुत जाते हैं लोग। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने आज भी अग्निवीर की बात की, नीट की बात की। तो वे अपने मतदाता को संबोधित कर रहे हैं, उसे बार बार ध्यान दिला रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं हैं, तब भी हम आपकी ही बात करेंगे, हम आपकी चिंता कर रहे हैं और सरकार आपकी चिंता नहीं कर रही है। देखिए अशोक जी, अगर सरकार पहले ही दिन कह देती, जो राहुल गांधी कह रहे थे, हम चाहते हैं सत्ता और विपक्ष दोनों का एक समवेत स्वर, एकजाई आवाज नीट हम्म। के विद्यार्थियों तक जाए, तो राहुल गांधी को इतना माइलेज नहीं मिलता। अगर आप उस दिन यस तो कर माइक देते, बंद कर दिया गया। सत्ता पक्ष, उस दिन तो माइक बंद कर दिया गया, तो सरकार ने उस दिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। वो लाखों विद्यार्थी जो सड़कों पर हैं, जिनको पता नहीं है कब परीक्षा होगी, क्या होगा उनके भविष्य का, उनको ये पता लग गया कि राहुल गांधी हमारी बात करना चाहते थे, सरकार ने बात करने नहीं दी। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको राहुल गांधी लेकर चलेंगे। फिलहाल उनकी अग्नि परीक्षा 3 राज्यों का चुनाव है जो 3-4 महीने में होना है। ये मुद्दे अगर गरमाते रहे तो शायद उन्हें कुछ फायदा होगा। और वैसे भी इस वक्त कांग्रेस बेहतर स्थिति में है, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड तीनों जगह। चुनाव जब पास आएगा तब और आकलन करेंगे हम। राज्यसभा पर जाने से पहले एक मजेदार चीज में और आपसे, मतलब हम लोग तो चूंकि थोड़ा खुरपेची लोग होते हैं ना, अलग जगह से देखते हैं। जी पिछले लोकसभा तक चीजें ऐसी दिखती थी कि राहुल गांधी बोलते थे, ट्रेजरी बेंच से शोर होना शुरू होता था, थोड़ी देर बाद राहुल गांधी की आवाज सुनाई नहीं देती थी और विरोध करने के लिए बहुत थोड़े से लोग होते थे, अक्सर कांग्रेस के ही लोग होते थे, कई बार और कुछ विपक्षी पार्टियों के शामिल हो जाते थे। सब मिला के 50, 60, 70 संख्या पहुंचती थी, वहां संख्या जो थी वो 400 पहुंची हुई थी, 350 पहुंची हुई थी। इस बार जो बराबरी की संख्या है वो शोर में भी बड़ी अच्छी दिखाई दी। मतलब जिस समय राजनाथ सिंह बोल रहे थे उस समय भी उतना ही शोर हो रहा था जितना राहुल गांधी के बोलने पर शोर हो रहा था। और कई बार ये लगा कि शोर के कंपटीशन में ट्रेजरी बेंच बैठ गया, भले दाहिना हाथ ना दिखाया हो सभापति महोदय ने, लेकिन उसके अपने बावजूद आप बैठ ट्रेजरी गए। बेंच जो है वो शोर के कंपटीशन में बैठ गया था। तो ये तो देखिए 5 साल अब चलने वाला है, और कुछ चले या ना ये चले। 5 साल, क्योंकि संख्या का बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है, वो जो गैप था वो भर गया है। आप खुद देखिए, जब नजारा दिखाई देता है, यद्यपि ये नई संसद है, लेकिन लगता है कि दोनों तरफ भरी भरी पूरी जमात है। पहले इस तरफ कितने खाली सीटें दिखाई देती थी, लगता ही नहीं था। दूसरे और भी कई कारण है, बीजेपी की सीटें कम आना, 400 सीटों के नारे के बावजूद 240 पर रह जाना, खुद प्रधानमंत्री का 116वें स्थान पर रहना, खुद का कम वोटों से जीतना, विपक्ष के नेता का 3.5 लाख, 3.25 लाख वोटों से जीतना। कई ऐसे कारण है जिससे उनका हौसला डगमगाया हुआ है। तो शोर मचाने में भी वो हिम्मत उनकी जवाब दे रही है। उनको लग रहा है कि हम शोर मचा रहे हैं, इससे ज्यादा वाले हमारे बराबर के ही 10-20 लोग ही तो कम है, वो भी उधर बैठे हैं सामने। और लोग भी ऐसे हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, चंद्रशेखर रावण हैं, महुआ मोइत्रा हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और वो क्या नाम है उनका, गोगोई, तरुण गोगोई हैं।
तो कई सारे ऐसे लोग होंगे और कई ऐसे जिन्हें हम नहीं जानते, जब वो पहली बार बोलना शुरू करेंगे तो देखना होगा कितना शानदार बोलते हैं वे। इस बार इमरान मसूद है। कांग्रेस से और विपक्ष से यंग लोग इतने आए हैं, मतलब एकदम यंग लोग, 25 साल के, 27 एकदम साल के, 30 साल के, इतने लोग आए हैं कि अभी इकरा हसन की तो बिल्कुल। आवाज ही नहीं गूंजी है, जो ऑक्सफोर्ड अभी से इकरा पढ़ के आई हैं, ब्रिटेन इंग्लैंड से पढ़ के ऑक्सफोर्ड में, आई हैं वो। इमरान की बिल्कुल। और आवाज नहीं गूंजी है, जो जमीन का आदमी है, बिल्कुल। और ऐसे बहुत लोग हैं। वो आदिवासी पार्टी वाला राजकुमार रोड, बिल्कुल यंग लड़का, विधायक से बाप सीधे पार्टी वाले सांसद, जो हैं, बिल्कुल बाप बिल्कुल पार्टी वाले बिल्कुल। वो बोलेंगे जब, तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अब सत्ता पक्ष को सीधे आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा है सदन के दूसरे या तीसरे दिन बाहर निकलकर कि हमको जनता ने भेजा इसके लिए कि हम सुनाएं, आपको सुननी पड़ेगी। ये कहा है उन्होंने कि हम तो सुनाने ही आए हैं, आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा हमारा कहा हुआ। और राहुल गांधी के बदले हुए तेवर हैं। और एक और नाम प्रतीक्षित है, अगर वे चुनाव जीतकर आई, सोनिया प्रियंका गांधी। गांधी। प्रियंका गांधी, प्रियंका सॉरी, हाँ। गांधी, उन्होंने भी अपने को इस चुनाव में साबित किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के जिस तरह से सवालों के जवाब दिए हैं, चाहे वो शहादत का मसला हो, आतंकवाद का मसला हो, या वो मंगलसूत्र वाले भाषण हो मोदी के, आप कल्पना करके देखिए कि प्रियंका गांधी भी सदन में होंगी, तब कितना और और शानदार वो दृश्य अंग्रेजी से होगा। शुरुआत एकदम नहीं करेंगी, वो वो तो एकदम सीधे वही हिंदी से ही हिंदी शुरुआत बोलती हैं, करेंगे। कि हम लोग बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हिंदी हम आखिरी बोलते हैं। सवाल भाई जी। साहब, मोदी जी का जो चुनाव में बोला हुआ है, वो ऐसा लग रहा है संसद के अंदर भारी पड़ रहा है। एक मजेदार वाकया आपने भी देखा होगा कि हमारे वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने राज्यसभा में मुजरा शब्द का प्रयोग किया। और बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि जानबूझकर मुजरा शब्द का प्रयोग किया। और तुरंत उपराष्ट्रपति महोदय ने, जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन लिया। तो ये आया कि ये शब्द तो मोदी जी का है। तो मोदी जी चुनाव के समय बातों को जहां ले गए हैं, अब मुझे ऐसा लगता है जैसे नॉन बायोलॉजिकल लेके आए राहुल गांधी, मुजरा लेके आए हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ऐसा लगता है कि इस बार वो खाली नहीं जाने वाला, बार बार हमले होंगे उस पर। अशोक जी, ध्वनि के बारे में ऐसा कहा जाता है, शायद विज्ञान भी ऐसा मानता है कि हम सब लोग जो बोलते हैं वो अविनाशी है। अक्षुण्य है, वो कब अविनाशी है। यहाँ बिल्कुल। तक कि जो दावा करने वाले लोग हैं वो ये तक कहते हैं कि महाभारत युद्ध का जो कोलाहल है वो आज भी हमारे आसपास ब्रह्मांड में संरक्षित और सुरक्षित है, कहीं हम सुन नहीं सकते हैं भले ही उसे। मोदी जी के साथ भी ये हो रहा है कि उनकी कही गई बातें अब उन पर भारी पड़ रही हैं। जैसा कि रहीमदास जी ने कहा है ना, रहीमन जिव्या बावरी कह गई सरग पताल, आप तो कह भीतर भई जूता खाए कपाल। तो नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में जो कुछ कहा था वो सब उन पर अब भारी पड़ रहा है। वे इनकार नहीं कर सकते, वे खंडन नहीं कर सकते कि उन्होंने खुद को अविनाशी नहीं कहा था। आज ये तो हो गया। सबसे मजेदार बात ये थी, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि सबसे मजेदार बात थी कि जिस समय राहुल गांधी नॉन बायोलॉजिकल कह रहे थे, उस समय कोई शोर नहीं कर रहा था, और उस समय अध्यक्ष महोदय ने भी नहीं टोका। मेरी एक जिज्ञासा, मेरी नजर नहीं पड़ पाई थी, क्या प्रधानमंत्री मौजूद थे उस समय सामने जब राहुल ने बिल्कुल सामने नॉन मौजूद थे, बायोलॉजी? 100%, ओ हाँ, होंगे। 100% मौजूद थे। जी, मैं बस वो 2-1 मिनट के लिए मेरी नजर इधर उधर हो गई थी। लेकिन अब आते हैं राज्यसभा पर। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बहुत ट्रिक से काम किया है। इसे मैं सीधी सीधी एक वाक चातुर्य की बड़ी घटना मानूंगा। उन्होंने वो सब चीजें पहले गिना दी, मंगलसूत्र, ये वो, फिर वो आखिरी वाक्य बोला, आपको अपने वोट बैंक को खुश रखना है तो मुजरा कीजिए। फिर उन्होंने एक पॉज लिया, चुप रहे हुए। जैसे ही सभा अध्यक्ष महोदय ने ऐतराज किया, अगला वाक्य उसके बाद बोला है खड़गे जी ने कि ये सब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं, मेरे शब्द थोड़ी है। तो आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी को इस चुनाव में अपने भाषणों के सारे परिणाम अब सदन में भुगतने पड़ेंगे और इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। भले सभापति जी ने, अध्यक्ष महोदय ने ये कह दिया कि ये असंसदीय शब्द हैं, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे, लेकिन खड़गे जी ने तो पूरे देश को याद दिला दिया ना कि प्रधानमंत्री किस स्तर के भाषण दे रहे थे, कैसा चुनाव लड़ रहे थे। और वे हमेशा पीछा करेंगे। नरेंद्र मोदी को अपने कहे गए शब्दों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये जुमले अविनाशी होना, दैवी होना, नॉन बायोलॉजिकल होना, मुजरे की बात, मंगलसूत्र, भैंस, जब तक राजनीति में वे हैं, जब तक इस देश की राजनीति इस तरह से मंचों पर कही जाएगी, सुनी जाएगी, तब तक मोदी जी को अपने कहे गए शब्द बाण फिर से झेलने पड़ेंगे। आप सोचकर देखिए, राहुल गांधी ने जिस वक्त कहा होगा इनका तो परमात्मा से सीधा संबंध है, डायरेक्ट कनेक्शन है, कैसा लगा होगा। और बाकायदा खिल्ली उड़ाने का अंदाज था। और देखिए, किसी संसदीय कानून में यह नहीं लिखा कि आप अपने शब्द भेदी बाणों से किसी की खिल्ली नहीं उड़ा सकते। आप
कहने के टोन से ही तो दूसरे को मारते हैं अपने शब्दों से। तो राहुल गांधी आज ये सब कर रहे थे और मोदी जी को विवश होकर सुनना पड़ेगा और पीछे उनकी पूरी ट्रेजरी बेंच को भी सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी ने भी तो सुना है, प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में राहुल गांधी के लिए ये कहा था कि कुछ लोग 50 साल के हो जाते, उम्र हो जाती 50 साल, लेकिन समझदारी नहीं आती। मैं अभी से कह देता हूं, मेरी आशंका है राहुल गांधी किसी दिन संसद में ये कहेंगे कुछ लोग 70-72 साल के हो जाते हैं लेकिन समझदारी नहीं आती उनमें कि क्या बोलना चाहिए। हो सकता है राहुल गांधी किसी दिन ये कह दें, आप क्या कर लोगे, सुनना पड़ेगा आपको। तो अब काल चक्र उल्टा घूम रहा है अशोक जी। रिकॉर्ड की जो बात होती है दोस्तों, एक जमाने में हम लोग सुनते थे कि रिकॉर्ड से निकाल दिया गया, तो उस जमाने में कोई टीवी पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता था, कोई सही बात। मोबाइल पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता था, कोई वीडियो पे नहीं होता था। तो जो वो किताब मेंटेन की जाती है जिसमें सारा कुछ लिखा जाता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ता है, उसके रिकॉर्ड से निकाल दिया जाता था। अब रिकॉर्ड भी कई तरह के हो गए हैं। आप जो इलेक्शन में बोलेंगे उसका रिकॉर्ड भी हमेशा हमेशा रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो आ चुका है और जाने कितने लोगों ने उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लिया होगा और जाने कितनी बार सर्च में वो दोबारा दोबारा निकल के आ जाएगा। यही हाल संसद का है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा उसको रिकॉर्ड से आप निकाल दीजिए, लेकिन वो जो ऑडियो वायरल है उसका आप क्या कर लेंगे? राहुल गांधी के तमाम सारे भाषण में से चीजों को आप निकाल दीजिए, लेकिन जो ऑडियो वायरल है उसका आप क्या कर देंगे? तो अब रिकॉर्ड से एक्सपंज करना, रिकॉर्ड से निकालना भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है। हम तो यही चाहेंगे कि संसद के अंदर आगे जो बहस हो, दोनों लोग, दोनों संसद का जो ट्रेजरी बेंच होता है, जो विपक्ष होता है, दोनों के बीच में संवाद हो सके, बाकी सब। लेकिन बहुत अच्छा अच्छा कहने का मन इसलिए नहीं करता है कि 10 साल का अनुभव ये बताता है कि ना उस तरह का पक्ष है ना उस तरह का विपक्ष है, और ऐसा ही माहौल हमको लगातार देखने को मिलेगा। ऐसा माहौल भले बना रहे लेकिन जनता के मुद्दे लगातार उठते रहें, ये बहुत जरूरी है। और राकेश भाई एक बात बार बार दोहरा रहे हैं, काल चक्र के घूमने का। तो काल के साथ चक्र लगा ही है, इसलिए क्योंकि वो घूमता रहता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे बड़े से बड़े लोग हैं। जब वो किसी जगह पे बैठते हैं उन्हें लगता है कि बस ये परमानेंट जगह है। कोई ये नहीं समझता है कि कब काल का चक्र घूमेगा, आप उस तरफ चले जाएंगे, कोई इस तरफ चला जाएगा। जिस आदमी को खारिज कर दिया गया था वो आज 234 लोगों का नेता है सदन के अंदर। अगर आप 270 80 85 लोगों के नेता हैं तो वो भी 234 लोगों का नेता है सदन के अंदर। और आप वक्त देखिए कि जिस आदमी को आपने खारिज कर दिया था, जिस पार्टी को आप खत्म करने की बात कर रहे थे, उसको आपको एलओपी की पोस्ट भी देनी पड़ी और आज 1 घंटा 40 मिनट बैठकर सुनना भी पड़ा। चाहे आपको कितना भी दुख हुआ हो, कल चाहे आप जितने भी जहरीले तीर चलाएं, लेकिन आज की रात तो आपको भारी पड़ने वाली है। यही लोकतंत्र सिखाता है कि रातें दूसरों की भी न भारी करो और अपनी भी भारी नहीं होंगी। करोगे तो आज नहीं कल पलट के आएगा। हमने तो वो दौर देखा है कि अटल जी भाषण देते थे, विपक्ष पे हमला करते थे और विपक्ष हंसता था। लालू जी सीधे सीधे वाजपेयी जी पे हमला करते थे और वाजपेयी जी अपनी जगह पे बैठे बैठे ठहाके लगाते थे। उनमें से दोनों की रातें खराब नहीं होती होंगी, दोनों अपने घर जाके सोते होंगे, क्योंकि वो आपसी दुश्मनी नहीं करते थे, राजनैतिक दुश्मनी करते थे। आज के लिए इतना ही। भाई साहब आपने समय निकाला एकदम शाम को, बहुत शुक्रिया।